That's why cinema story. दुनिया हसीनों का मेला, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। 28 साल पहले ये गाना थिएटर में गूंज रहा था और आज फिर से एकदम ट्रेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बॉबी देओल है। एनिमल से जबरदस्त वापसी के बाद बॉबी देओल का पुराना जादू आज फिर से छा गया है। हाय, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी चाटकर। बॉबी देओल का ये गाना जो 1997 में रिलीज हुआ था फिल्म गुप्त से, दुनिया हसीनों का मेला, हाँ, सोशल मीडिया पर अचानक से ट्रेंड कर रहा है। इंस्टा पर हर कोई अपनी स्टोरी लगा रहा है इस गाने की। 5 मिलियन व्यूज बढ़ गए इस गाने के यूट्यूब म्यूजिक पर और ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पर। इस गाने को लोग दोबारा सुन रहे हैं और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आर्यन खान की OTT सीरीज द बैडएस ऑफ बॉलीवुड में इसे शामिल किया गया है। इस गाने को शो में खास तरीके से इस्तेमाल किया गया है। पार्टी में जो सीन दिखाए गए हैं उनकी शुरुआत होती है, लेकिन क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट आता है। इस ट्विस्ट में नीता यानी कि मोना सिंह को डिजिटल बैकग्राउंड डांसर के तौर पर दिखाया गया है, जो बिल्कुल 90s के डांस मूव करती हुई दिख रही है और वही पल है जिससे दर्शकों में, मुझे और तुम्हें दोबारा से इस गाने की तरफ दौड़ा लिया है, खींच लिया है चुम्बक की तरह। ये सीरीज ने उस पुराने सॉन्ग को एक बार फिर से बढ़िया से, मतलब मजेदार तड़के के साथ जो दिया है ना, पुरानी सारी नॉस्टैल्जिया वाइब जिंदा हो गई है, व्यूवरशिप में मिल रही है और हमारा नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी जिंदा हो गया है। अब ये एक्चुअली बॉबी देओल के लिए डबल धमाके जैसा है। याद कीजिए, एनिमल बॉबी देओल की पिछली बड़ी हिट थी जिसने एक बार फिर से तुम्हें और मुझे बॉबी देओल की तरफ खींच लिया था कि अभी इस बंदे में पोटेंशियल है। फिल्म में उनका विलन का कैरेक्टर बहुत पसंद किया था मैंने और तुमने। अब एक ऐसी ही सीरीज आई है जहां उनका कैरेक्टर दमदार है और कंटेंट भी नया ही है। एनिमल के बाद लोग बॉबी देओल से उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनकी इमेज एक और बड़ा ताज पहन लेगी। दुनिया हसीनों का मेला ने एक बार वायरल होकर फिर से साबित कर दिया कि हमारे बॉबी भैया में अभी बाकी है कुछ। तो इस गाने ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बॉबी देओल का चार्म आज भी जिंदा है। और जानते हो सबसे बड़ी वजह क्या है इस गाने के हिट होने की पीछे? पहली तो ये कि जिस तरीके से सीरीज में क्लाइमेक्स में से यूज किया गया है और जहां ये गाना सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ना होकर कहानी को आगे बढ़ाता है ना, एक टूल के तौर पर इसने काम किया है। और दूसरा, नॉस्टैल्जिया का जादू। आज भी 90s के जो गाने हैं वो हमें याद तो आते हैं। नई पीढ़ी यानी कि हमारे लिए और उससे आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत मिठास का काम करते हैं, रसगुल्ले का काम करते हैं यार। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर लोग इस गाने के क्लिप शेयर कर रहे हैं और अब ये गाना हम सबके लिए पहले भी मायने रखता था और अब और ज्यादा मायने रख रहा है। इस गाने पर 50,000 से ज्यादा रील्स बन चुकी हैं यार। यूट्यूब, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम पर गाने के व्यूज, एंगेजमेंट लगातार बढ़ रहे हैं। इसे स्पॉटिफाई पर 90s बॉलीवुड प्लेलिस्ट को एक बार फिर से पॉपुलर कर दिया। अब सोचो, ये बॉबी देओल के करियर के लिए सबसे बड़ा मौका हो सकता है, तुम्हारे और मेरे बीच में और ज्यादा फेमस होने का। ऐसा ट्रेंड किसी नए प्रोजेक्ट के लिए बस पैदा कर सकता है। ये गाने की री एडिटिंग और रिमिक्स का जो लाइव परफॉर्मेंस उन्होंने दिया वो सच में कमाल का है। लेकिन आपको पता है कि हर वायरल चीज हमेशा फायदा नहीं करती और अगर उनकी अगली फिल्म सिर्फ नॉस्टैल्जिया या आइकॉनिक गानों पर टिकी हो तो मैं और तुम तो बोर हो जाएंगे ना यार। सिर्फ पुराने गानों की याद दिलाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें नया कंटेंट और नई कहानी पर काम करना पड़ेगा। एनिमल जैसी फिल्म मिली क्योंकि उन्हें एक नया कैरेक्टर, एक दमदार रोल मिला और यहाँ पर वो तुमने और मैंने पसंद किया, ना कि पुराने गानों की वजह से। और यही से एक छोटे से फ्लैशबैक के तरीके से हमें एक ट्रेंड खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो भाई मैं तो ये कहती हूँ कि भैया ये गाना और वायरल होना चाहिए, बल्कि एक सिग्नल है ये बॉबी देओल के लिए कि पुराने काम में अभी भी दम है और अगर आप सही से वापसी करें तो उनका स्टारडम और फिर चमक सकता है। एनिमल ने दिखाया कि वो बड़े प्रोजेक्ट संभाल सकते हैं और बैडएस बॉलीवुड ने दिखाया कि पुराने गाने आज भी जबरदस्त हमारे लिए कनेक्टेड हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि बॉबी देओल अपनी अगली फिल्म में आगे बढ़ेंगे, नया गाना कोई नया या फिर नॉस्टैल्जिया वाइब लेकर आएंगे, क्या होगा उनका अगला कदम, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करो ना यार। और आपको कौन सी ज्यादा पसंद आई, बॉबी देओल की बैडएस ऑफ बॉलीवुड या फिर एनिमल, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और सारे ट्रेंड्स के लिए मुझे फॉलो कर लो यार, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम समझ गए ना। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।
अब जरा सोचो, एक तरफ 700 करोड़ की फिल्म बन रही है, इंडिया की पहली साई-फाई पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर कल्कि 2। मेकर्स का सपना है कि ये मूवी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर धूम बजाए। प्रभास अपनी फीस घटा देते हैं, अमिताभ बच्चन 82 साल की उम्र में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कमल हसन जैसे लेजेंड्स बिना किसी नौटंकी के कैमरे के सामने खड़े होकर एक्टिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खड़ी है हमारी अल्ट्रा मेगा सुपरस्टार दीपिका पादुकोण जी, जिनका मानना है कि फिल्म तभी चलेगी जब उनकी शर्तें पूरी हो जाएंगी। ये वही दीपिका है जिनके बारे में खुद डायरेक्टर बताते हैं कि जब 500 करोड़ की फिल्म उन्हें ऑफर हुई तो उन्होंने साफ कह दिया, मेरे नखरे झेल सकते हो तो ठीक है, वरना गुड बाय। और फिर वही कहानी कल्कि 2 और स्पिरिट में भी रिपीट हो रही है। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। दीपिका की लिस्ट ऑफ डिमांड सुनकर लगेगा कि ये मूवी बन रही है या किसी महारानी का राज्याभिषेक हो रहा है। सबसे पहले पिछले पार्ट से 20% फीस में ज्यादा लूंगी, फिर कहती है कि 7 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगी, और साथ साथ उनके 25 मेकअप आर्टिस्ट, ट्रेनर, हेल्थ एक्सपर्ट, PR टीम सबके लिए 5 स्टार होटल होगा और लाखों की वैनिटी चाहिए। और अगर ये सब मिल रहा है तो मैडम कहती है कि प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहिए। भाई मेकर सोच में पड़ गए कि ये फिल्म है या मुगले आजम का पार्ट 2। मतलब इतनी हिम्मत कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? शायद इसी की वजह से संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट से वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। अगर इतने ही नखरे दिखाएंगे तो शायद कोई नहीं झेल पाएगा। अब तो मुझे भी लगता है कि आने वाले टाइम में दीपिका पादुकोण गायब हो जाएंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गधे के सिर से सीन गायब हो जाते हैं, जैसे मिस्टर इंडिया गायब हो जाते हैं। असली मुद्दा है फिल्म की डिमांड और दीपिका की लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। कल्कि 2 एक हाई-फाई VFX ड्राइवन प्रोजेक्ट है। शूटिंग में लगातार बड़े लंबे शेड्यूल होते रहते हैं, टेक्निकल डिले होना नॉर्मल है, लेकिन मैडम के लिए 7 घंटे से ज्यादा काम करना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है। और मेकर्स डरते हैं कि अगर उन्होंने दीपिका के हिसाब से शूटिंग की तो बजट 250 से 300, 400, 500 करोड़ पता नहीं कितना पहुंच जाएगा। अब सोचो, आदिपुरुष जैसी फिल्म ने रीवर्क और खराब VFX के चक्कर में 200 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च कर दिए और फिर भी पब्लिक ने चप्पल बरसा दी। कल्कि के मेकर्स को अच्छे से पता है कि ये गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए। ऐसे में दीपिका की वजह से फिल्म का टाइमलाइन और बिगड़ता बजट पूरे तरीके से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खतरे में आ रहा है। लेकिन दीपिका जी को लगता है कि सारी की सारी बॉल मेरे कोर्ट में है यार, मैं कैसे हार सकती हूँ, मैं फिल्म की जान हूँ, मैं सोचती हूँ मेरे बिना फिल्म बन ही नहीं सकती। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अब तुम्हें एक और रियलिटी देती हूँ। प्रभास एक फिल्म के लिए 150 करोड़ की फीस लेते हैं। अपनी फीस घटाकर उन्होंने 80 करोड़ कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि फिल्म एक बड़ी जिम्मेदारी हिट कराना उनके लिए कितना जरूरी है। 82 साल के अमिताभ बच्चन बिना किसी बहाने के शूट कर रहे हैं। कमल हसन अपने 70s में अपने सेट पर पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ दीपिका जी को हो रही है। यहाँ से सीधा लॉजिक है कि स्टार्स को अपनी ओपनिंग पावर के हिसाब से फीस मिलती है। सलमान खान की फ्लॉप फिल्म भी डे 1 पर 100 करोड़ कमा कर निकल जाती है। शाहरुख खान की फिल्में ओपनिंग डे सब कुछ फाड़ तोड़ देती हैं। प्रभास की आदिपुरुष जैसे डिजास्टर भी पहले दिन 100 करोड़ कमा लेती है। लेकिन दीपिका पादुकोण अपनी बदौलत उन्होंने किसी भी फिल्म को 50 करोड़ की ओपनिंग नहीं दिलाई होगी, शायद एक भी नहीं। लेकिन PR टीम का कमाल देखो, वो हर फिल्म का क्रेडिट दीपिका को दे देते हैं। दीपिका बॉलीवुड को बचा रही है, दीपिका ने कल्कि को हिट करा दिया, न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल लिखे जाते हैं कि भाई क्या ही बताऊं। अब इतना सारा सब कुछ करने के बाद कल्कि के मेकर्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन PR ऐसा खेल है जो सच्चाई दबा देता है। दीपिका के बाहर निकलने पर कल्कि 2 पर क्या असर होगा, ये सोचने वाली बात है। दीपिका का रोल यानी सुमति स्क्रिप्ट का सेंटर था, लेकिन अब मेकर्स को स्क्रिप्ट बदलनी पड़ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोल रिकास्ट होगा, मृणाल ठाकुर, आलिया, रश्मिका मंदाना, किसी को भी लिया जाएगा। लेकिन असलियत ये है कि शायद कैरेक्टर ही काट दिया जाएगा। बुरा लगेगा ना? पर सोचो यार, आपने किसी सीरियल को देखा है जिसमें आपका फेवरेट अचानक गायब हो जाए या किसी और को रिप्लेस कर दिया जाए तो कितना फर्क पड़ता है, इरिटेटिंग सा लगता है ना। यही रिस्क कल्कि 2 वाले ले रहे हैं। मजबूर है मेकर्स, क्योंकि 60% शूटिंग वो पहले ही पूरी कर चुके हैं ताकि कॉस्ट बच सके। लेकिन अब स्क्रिप्ट बदलने से कॉस्ट बढ़ेगी। दीपिका को बाहर तो जाना ही है। अब क्योस हो चुका है, गॉसिप है, हेडेक है फिल्म के मेकर्स के लिए, लेकिन पूरा तो करना है। और रही बात दीपिका के फ्यूचर की, तो देखो फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जिनके शूट के मुद्दे चलते रहे, जिनके नक चढ़े रवैये हों। प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाते हैं यार। दीपिका ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में फ्री में काम करना शुरू किया था और आज हालात ये है कि 10-10 वैनिटी वैन और करोड़ों का स्टाफ उनको कम पड़ रहा है। अब PR टीम चाहे जितना भी मेहनत कर ले, फेमिनिज्म का कार्ड जितनी बार खेले, सच्चाई है कि बॉलीवुड में आप कितने भी बड़े स्टार हो, अगर आपके नखरे फिल्म के कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, तो इंडस्ट्री आपको बाहर का रास्ता दिखा देती है। यही कारण है कि लोग अब दीपिका को चिपिका कहकर ट्रोल कर रहे हैं।
दीपिका कल की 2 से शायद पूरे तरीके से बाहर हो जाएगी, उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता था, लेकिन देखो आपके नखरे आपको क्या दिन दिखा सकते हैं, है ना। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।